हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। अगेन टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट अ न्यू सेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमर्स पेपर 2 एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए, बेसिकली यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एग्जामिनेशन। सो मैंने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मैं जो सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ, जो क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, बेसिकली इनमें वो टॉपिक्स कवर हो रही हैं जो 100% जिनमें से एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है। 101% चांस है इनके क्वेश्चन अराउंड ही पुट ऑन करेगा। मैं आपको इन डिटेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ जिनमें से पेपर आता ही आता है। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जो मेरे सेशंस को देख रहे हैं, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, हम ताकि अपनी फैमिली को ग्रो कर सके, क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सके जिन्होंने जून 2023 में पेपर को अटेम्प्ट करना है या जो फर्दर दिसंबर 2023 के लिए प्रेपरेशन कर ले, उनके लिए भी बेनिफिशियल है ये सेशंस। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मान विटने का यू टेस्ट। देखो, मान विटने का ये अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में के अंदर आता है। जो मान विटने का यू टेस्ट है ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसे यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए डिफरेंसेस को बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, जब जो आपकी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती और जो आपका सैंपल साइज है वो भी स्मॉल होता है। इन सिंपल सेंस वो कहना क्या चाहते हैं, ये वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिससे हम कंपेयर करते हैं टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स के बीच के डिफरेंसेस को, जब उनकी जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती और उनके सैंपल साइज हैं वो भी स्मॉल होते हैं। अब जो ये टेस्ट है ये यूज किया जाता है टू टेस्ट इन नल हाइपोथेसिस दैट द टू पॉपुलेशंस आर इक्वल। इसके जो नल हाइपोथेसिस फ्रेम किए जाते हैं वो ये होते हैं कि जो पॉपुलेशंस है, दो पॉपुलेशंस हैं वो इक्वल है, और ये जो टेस्ट होता है या तो ये वन टेल्ड होगा या टू टेल्ड होगा डिपेंडिंग अपॉन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का। ये प्रोबेबिलिटी के अंदर टॉपिक आता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? दो इवेंट्स जब एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके से कि वन विल अकर इफ एंड ओनली इफ अदर डस नॉट टेक प्लेस, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तब होंगे जब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, अगर दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। सो अगर दो इवेंट्स को हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लासीफाई करना है तब दो मेन चीजें होनी जरूरी चाहिए। एक तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एक एग्जॉस्टिव होने चाहिए। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ये जरूरी नहीं है कि नेसेसरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट भी होंगे। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं चाइस्कियर टेस्ट। देखो, अगेन ये रेपिटेटिव टॉपिक है, इसमें से कुछ और आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ फर्दर। देखो, जो चाइस्कियर टेस्ट है ये अगेन एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को विद एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एक कैटेगरिकल डाटा की। यानी हम चाइस्कियर टेस्ट के थ्रू क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो कैटेगरी डाटा है उनको कंपेयर करते हैं। अब ये अकेला पैरामीटर है चाइस्कियर डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इट्स नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब चाइस्कियर डिस्ट्रीब्यूशन का मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अकेला पैरामीटर है, वो है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो नल हाइपोथेसिस गिवन है चाइस्कियर टेस्ट में वो रिजेक्ट हो जाते हैं व्हेन, यानी कि जब उसकी जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वेरिएबल की वो एक्सीड कर जाती है आपकी क्रिटिकल वैल्यू को। यानी जो आपका रिजेक्शन रीजन है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में वो लाई करेगा राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी अगर आपका अल्फा 0.05 है और आपकी जो वैल्यू ऑफ 1 होगी, जो क्रिटिकल वैल्यू एक्स केयर क्या है वो इक्वल टू होगी जेड की, दैट इज वैल्यू एट द सेम लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट हमारे टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क। देखो, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग अ लेंडर होल्ड ड्यू टू अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन डेट दैट में अराइज फ्रॉम बोरोअर फेलिंग टू मेक रिक्वायर्ड पेमेंट्स। यानी क्रेडिट रिस्क तब होता है, यानी ये वो पॉसिबिलिटी है कि लेंडर अपने होल्ड को लूज कर सकता है डिफॉल्ट होने पे। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन डेट जो अराइज कब होगा, जब बोरोअर फेल हो जाएगा जो उसकी रिक्वायर्ड पेमेंट्स हैं उसको करने में। यानी जो क्रेडिट रिस्क है ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं किसको एक दो को एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं, मान लो कि आपका प्रिंसिपल जो और इंटरेस्ट अमाउंट है मे नॉट बी रिपेड इन केस ऑफ डायरेक्ट लैंडिंग। डायरेक्ट लैंडिंग के टाइम पे जो आपका प्रिंसिपल और उस पर जो इंटरेस्ट है उसको नहीं रीपे किया गया। अगर इन केस ऑफ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट फंड में नॉट बी फोर्थ कमिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपॉन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी। गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइम पे जो फंड है वो नॉट बी फोर्थ कमिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी वो नहीं आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट से जब आपकी लाइबिलिटी की क्रिस्टलाइजेशन होगी।
थर्ड अगर मैं इसको कहूँ, जो आपके फंड्स और सिक्योरिटी सेटलमेंट है वो अफेक्ट नहीं होंगे अगर आप सिक्योरिटी ट्रेडिंग बिजनेस में हैं। अगर आपको कोई प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ लोन लॉस प्रोविजन नॉट अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट। अगर आप अपने लोन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो वो एक तरीके का क्रेडिट रिस्क नहीं है, वो तो बेसिकली क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए की जाती है और पोटेंशियल लॉसेस होंगे जो आपके डिफॉल्टिंग बोरोस से उनको एस्टिमेट करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है इस सीरीज में वो आता है इलेक्ट्रॉनिक पर्स, जिसमें से पेपर बहुत बार आया है। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक पर्स है ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। आप वैल्यू को स्टोर करते हो कार्ड में, जिसको आप यूज कर सकते हो इन अ मैनर कंपेरेबल टू कैश टू पे फॉर ट्रैवल और फॉर अदर स्मॉल ट्रांजेक्शंस। जैसे अगर आपने अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैश में पे करने हैं या कोई स्मॉल स्केल ट्रांजेक्शन को इनकर करना है, आप अपने जो आपके कार्ड पे वैल्यू स्टोर है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक पर्स का नाम कहते हैं उसको यूज करके पेमेंट्स कर सकते हो। इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने कैश को रिप्लेस कर सकते हैं, सिंगल टैरिफ को रिटेन करना, माइक्रो परचेजेस को इनेबल करना। इसको इवन सिक्योर किया जाता है डिफरेंट बायोमेट्रिक टेक्निक्स के साथ, यानी कि जिसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो आपकी रेटिना रिकॉग्निशन होगी, इरिस रिकॉग्निशन होगी, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन होगी, हैंडप्रिंट रिकॉग्निशन होगी और यहाँ आपकी वॉइस रिकॉग्निशन होगी। अब इनको कुछ डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो जो आपकी रेटिना रिकॉग्निशन होती है ये एक बायोमेट्रिक टेक्निक है जो यूज़ करती है यूनिक पैटर्न्स जो पर्सन के रेटिना के ब्लड वेसल्स में होते हैं। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना विद ऑक्यूलर बेस्ड टेक्नोलॉजीज, जिनमें से आपकी इरिस रिकॉग्निशन आ गई जिसे आप कॉमनली इरिस स्कैन कहते हो, या आई वेन वेरिफिकेशन आ गई जो यूज करती है स्केलरल वेन्स को। देखो जो रेटिना रिकॉग्निशन है ना ये इंफ्रारेड बीम को यूज करती है आपके रेटिना को स्कैन करने के लिए और जो आपके डिवाइस पे डाटा पैटर्न स्टोर है उसके साथ कंपेयर करने के लिए। अगर दोनों वो मैच खा जाए तो आपका डिवाइस ओपन अप हो जाएगा। सेकंड मैंने आपको इसमें ना एक विजुअल रिकॉग्निशन बताया था। देखो जो विजुअल रिकॉग्निशन है ये कोई बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है, बट ये तो एक जनरल टर्म है जो जिसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स और फेसेस अंडर यूजिंग कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम। यानी आपका जो आप कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स को यूज करके जब किसी ऑब्जेक्ट या फेस को रिकॉग्नाइज करते हो उसे विजुअल रिकॉग्निशन कहते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक पर्स और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ। देखो जब आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक पर्स यूज भी करते हो इसमें कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ बैड पेमेंट होता ही है। अब ये डिपेंड करता है, ये करता है आप किस तरीके की या क्या आपका सिक्योरिटी सिस्टम की टाइप है और वो कैसा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक पर्स में ई कैश है, यानी उसकी जो ई कैश है वो फुल मॉनेटरी वैल्यू को होगा और आप उसको इजीली एक्सचेंज कर सकते हो विद नॉर्मल कैश। सो इट मे बी सब्जेक्ट टू फ्रॉड और थेफ्ट। जैसे आपका नॉर्मल कैश चोरी हो सकता है सिमिलर वे में आपका ई कैश भी चोरी हो सकता है। सो अगर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक्यूरेट और रिलायबल नहीं है तो इट मे लीड टू फॉल्स एक्सेप्टेंस और फॉल्स रिजेक्शन ऑफ द यूजर्स। अब जो आपके पेमेंट को एक्सेप्ट करने के मेथड है विद नो कैश फ्लो टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ दैट इज पॉसिबल बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पर सिंपल वो कहना क्या चाहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बस के थ्रू पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हो, जिन बंदों के पास कैश नहीं है या जिनको लगता है कि कोई रिस्क नहीं है तो ये एक बेनिफिट है, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको रिस्क और बेनिफिट्स भी करवा दिए। पेनिट्रेशन प्राइसिंग। देखो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर वाचिंग माय सेशंस, आगे बढ़ने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको 100% श्योर टॉपिक्स करवा रहा हूँ जिनमें से पेपर आया ही आया। आप चाहे कौन सा मर्जी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर का, जौन सा मर्जी उठा के, जितने भी मेरे सेशंस हैं हर एक टॉपिक आपको किसी ना किसी पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। सो ट्राई ऑन करो। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो यूजीसी जिन पे फोकस करता है। सो आप दोनों का अगर फोकस मैच खा गया डैम श्योर है कि आपका जेआरएफ एंड नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। सो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जो कि बहुत रेपिटेटिव टॉपिक है। मैंने आपको भी आगे भी इसके बारे में पहले बहुत कुछ बताया, अगेन एक बार स्टडी करते हैं। देखो जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो यूज की जाती है मार्केट शेयर को क्विकली गेन करने के लिए। अब इसमें ये चीज पॉसिबल कैसे है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो सबसे इनिशियल टाइम होता है इनिशियली प्राइस को लो सेट किया जाता है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे न्यू प्रोडक्ट और सर्विस और न्यू मार्केट को में परचेज करने के लिए। इसको
ऑफन क्यों यूज किया जाता है? अपने मार्केट शेयर और सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। इवन इसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो माइट स्विच कर सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस पे जब आप प्राइसेस अपने इंक्रीज करोगे आफ्टर रिलेटिवली स्मॉल टाइम पीरियड। देखो जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है ये सबसे इफेक्टिव तब होती है व्हेन जब जो आपके गुड्स पे ये आपको जिस जौन से गुड्स पे ये आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो उनकी जो डिमांड है वो हाई है, और जो आपकी प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन है उस प्रोडक्ट की वो वीक है, और जो आपकी मार्केट जिसमें आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो उसकी मेन करेक्टरिस्टिक है, दैट इज करेक्टरिस्टिक बाय इंटेंस कॉम्पिटिशन। आपका वहां पे इंटेंस कॉम्पिटिशन चल रहा है। अब जहां पे आपकी प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन कम यानी वीक होगी, उसका मतलब ये होता है कि कस्टमर्स है ना वो ये नहीं परसीव करते कि हायर प्राइस इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू हायर क्वालिटी। मतलब कस्टमर्स की ऐसी परसेप्शन नहीं होगी, वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर आपके प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन वीक है कि जितना ज्यादा प्राइस उतनी क्वालिटी होगी। यहां पे क्या किया जाता है, जब अगर आप ऐसे सिनेरियो में पेनिट्रेशन प्राइसिंग को फॉलो करते हैं, ये हेल्प करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो मोर सेंसिटिव है प्राइस को लेकर देन क्वालिटी। अगर मैंने आप इसमें कुछ ना अलग चीज़ें भी हैं उनको भी स्टडी करते हैं। देखो जब आपको लगे कि जो प्रोडक्ट को परसीव किया जाता है एज अ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, तब पेनिट्रेशन प्राइसिंग है ना वो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं मानी जाती, क्योंकि कस्टमर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हायर प्राइस होगा इन प्रोडक्ट्स का एंड मे डाउट द क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द लो प्राइस प्रोडक्ट। यानी जितनी प्रोडक्ट की अच्छी टेक्नोलॉजी होगी यानी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट तक कस्टमर के माइंड में हमेशा ही होगा कि इसका प्राइस ज़्यादा होगा, हाई होगा, और उसका अगर प्राइस आप लो कर रखते हैं तो उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाती है, एक डाउट अराइज हो जाता है कि माइट भी जो आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो वो ना तो क्वालिटी वाइज नहीं स्पेसिफाइड होगा या उसकी रिलायबिलिटी आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। इंस्टेड ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ना स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, यानी इन शॉर्ट हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी, जिसमें क्या होता है स्टार्टिंग स्टेज में इनिशियल स्टेज में हाई प्राइस को सेट किया जाता है ताकि जो फर्स्ट इंस्टेंस में जितनी आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है वो रिकवर की जाए, और जो आपके अर्ली अडॉप्टर्स हैं आपके प्रोडक्ट के उनको टारगेट किया जाए जो कि विलिंग है पे करने के लिए जितना मांगो विद इन द टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने इनोवेशन की है। अब जब इसके में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर आपकी मार्केट है जो उसमें इंटेंस कंपटीशन है तो जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है वो हेल्प कर सकती है न्यू एंट्रेंट को गेन करने के लिए फुट होल्ड इन द मार्केट। यानी इंटेंस कंपटीशन में अगर न्यू एंट्रेंस है, कोई न्यू फर्म आपकी आ रही है, अगर यानी आप ही न्यू हो तो आप मार्केट में एक फुट होल्ड बता सकते हैं, पैर को जमा सकते हो और आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो एग्जिस्टिंग प्लेयर से बाय ऑफरिंग लोअर प्राइस। अब जो ये स्ट्रेटेजी ये ऑल्सो ट्रिगर करती है प्राइस वॉर को कॉम्पिटिटर्स के बीच में, जो अपने प्राइजेस को लोअर कर सकते हैं मैच करने के लिए और आपके न्यू एंट्रेंट को अंडरकट करने के लिए। अब देखो जब फर्म्स इसे एज अ एंट्री स्ट्रेटेजी, मैंने आपको ये देखो पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी बता दिया, वीक प्राइस, हाई टेक्नोलॉजी हो गया, इंटेंसिव हो गया, अब एंट्री स्ट्रेटेजी पे आ गया हूं मैं। सो देखो जब फर्म यूज करते हैं इसे एज अ एंट्री स्ट्रेटेजी, इसका मतलब ये होगा फर्म का जो इंटेंशन है ना वो ये है कि वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही फॉलो करेंगे अपनी प्रेजेंस को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब जब आपकी फर्म इसको अचीव करने में कामयाब हो जाएगी यानी अचीव कर लेगी कि मार्केट शेयर को भी ले लेगी और उनके अपने सेल्स वॉल्यूम जो गोल्स हैं उनको भी अचीव कर लेगी, तो वो स्विच ऑन कर जाएंगे किसी और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट बना सके और ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट कर सके। नेक्स्ट हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, अब मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक पे, वो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। देखो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करेंगे, ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच हो गई, इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। देखो जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ये एक डिटेल्ड प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का और इंप्लीमेंट करने का कोई भी ऑपरेशन को जो इन्वॉल्व करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटीरियल्स, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर असाइनिंग होगी या किसी की टाइप की कोई सिक्योरिटी होगी। अब जो ये है ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसेट है जो प्लान करता है, इंप्लीमेंट करता है और कंट्रोल करता है एफिशिएंट फ्लो आपकी स्टोरेज का, गुड्स का, सर्विसेज का और जितने भी आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपके फ्रॉम पॉइंट ऑफ रीजन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। अब इसमें से हम जो करने जा रहे हैं वो आता है ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। देखो जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच है ये क्या है, इसमें क्या आता है कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, इसमें आपके बेसिकली इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट विंग्स होते हैं और मिनिमाइज
कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। इवन इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मॉनिटरिंग अमंग द डिफरेंट फंक्शंस एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन लॉजिस्टिक्स। यानी जितने भी आपके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं जो लॉजिस्टिक्स में अंदर आते हैं, उनमें आपस में लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है और मॉनिटरिंग की जाती है। अब इसका मेन क्या है, इट ऑल्सो टेंड्स टू हैव स्मॉल ब्रेथ ऑफ सप्लायर बेस टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन एंड रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच का क्या है, वो ये मानते हैं कि जितनी स्मॉलर बेस होगा सप्लायर का, उतनी उनमें अच्छी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होगी और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं। इवन इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट्स मीन, नेक्स्ट पे हम करने जा रहे हैं अब इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट्स का मतलब क्या है, इसका मीन्स है दैट ईच फंक्शन और प्रोसेस इन लॉजिस्टिक मैनेजेस ओन इन्वेंट्री लेवल्स एंड रिप्लेनिशमेंट डिसीजन विदाउट कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑन अदर फंक्शंस और प्रोसेसेस। जितने भी आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एफर्ट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट है, वो क्या करते हैं, उनके जितने भी फंक्शन और प्रोसेसेस हैं लॉजिस्टिक्स में, उनको वो मैनेज करते हैं अपने ओन इन्वेंट्री लेवल्स, अपने खुद रिप्लेनिशमेंट डिसीजंस को मैनेज करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑन अदर फंक्शन और प्रोसेसेस। इससे क्या होता है, इट मे लीड टू इनएफिशिएंसीज राइज हो सकती हैं, जैसे ओवर स्टॉकिंग हो गया या स्टॉक आउट्स हो गया। नेक्स्ट हमारे आता है इसमें मिनिमाइज फर्म्स कॉस्ट। देखो जो मिनिमाइज फर्म कॉस्ट, ये कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच की, बट ये तो एक गोल है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच का। जो हमारी ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, वो उसका मेन फोकस क्या, वो मे फोकस मोर ऑन मिनिमाइजिंग कॉस्ट विद इन ईच फंक्शन और प्रोसेस रेदर देन क्रॉस दी होल सप्लाई चेन। अब जो आपकी ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ना, उसका फोकस ये होता है कि जो आपके अकेले फंक्शन और प्रोसेसेस हैं, उनकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए रेदर देन पूरे होल सप्लाई चेन की। अब जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मॉनिटरिंग है ना, वो लिमिटेड है टू करंट प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है कि इट मीन्स ट्रेडिशनल जो आपकी जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स को नहीं यूज़ करती रियल टाइम डाटा को शेयर करने में या परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में अक्रॉस द सप्लाई चेन। इवन वो इट डस नॉट सीक टू इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज द करंट प्रोसेसेस बेस्ड ऑन फीडबैक और एनालिसिस। जो उनके करंट प्रोसेसेस चल रही हैं या जो फ्यूचर में चल सकते, उसकी इंप्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन के लिए बिल्कुल भी कोई स्टेप नहीं किया जाता थ्रू फीडबैक और एनालिसिस। नेक्स्ट मैंने आपको एक और बताया था, इसमें स्मॉल ब्रेथ ऑफ सप्लायर बेस होता है। देखो मैंने आपको जो मैंने स्टार्टिंग में इस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की एक लाइन बोली थी, उसको मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया आगे। देखो अगर आपका स्मॉल ब्रेथ ऑफ सप्लायर बेस है, इसका क्या क्यों किया था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करने के लिए ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स में स्मॉल ब्रेथ रखी जाती है, यानी स्मॉल बेस लगा जाता है सप्लायर्स का। इसका मतलब ये है, देखो it prefers to work with fewer suppliers who can meet the requirement specification rather than diversify their supplier base। मेन इसका मतलब होता है जितने फ्यू कम सप्लायर होंगे वो अच्छे इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएंगे और स्पेसिफिकेशंस पे खरे उतर सकेंगे। रेदर अगर हम अपना सप्लायर बेस डाइवर्सिफाई कर देते हैं, उससे रिस्क और लिवरेज अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस हो जाएंगी, यानी वो लिमिट कर देगा फ्लेक्सिबिलिटी को और रिस्पॉन्सिवनेस को टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स और मार्केट कंडीशंस। सो यहाँ पे हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपको करवाने जा रहा हूँ जिनमें से पेपर में से क्वेश्चन आता ही आता है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के रिलेटेड है। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वॉचिंग माई सेशंस, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड इवन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। मैंने एक टेलीग्राम पे भी चैनल क्रिएट किया था। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ आता, चाहे तो आप यूट्यूब की वीडियोस पे यानी इन सेशंस के कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दे, या टेलीग्राम पे अपनी क्वेरी को प्लॉट कर सकते हैं। सो मैं उसको आपको और डिटेल में समझा दूंगा। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि कुछ स्टेटमेंट्स है। देखो सबसे पहले ये है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक हर वो कंपनी जो शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल है, उसको फाइल करनी पड़ेगी एक डिक्लेरेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी। दैट अब वो डिक्लेरेशन होगी क्या, दैट एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम एंड दैट द कंपनी हैज फाइल्ड विद द आरओसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। यानी जो आपकी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल है, यानी वो एक डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ फाइल करेगी, जितने बंदों के पास यानी जितने उसके सब्सक्राइबर शेयर के सब्सक्राइबर्स हैं जो मेमोरेंडम में मेंशन थे, उन्होंने जितनी उनके शेयर्स की वैल्यू बनती है उन्होंने वो पे कर दी है। इवन कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ एक वेरिफिकेशन भी फाइल कर दी है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की विद इन 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन।
नेक्स्ट इसमें एक आती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो इसका ये कहना है कि जो कंपनियां वो रेक्टिफाई भी नहीं कर सकती और कोई कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट भी नहीं कर सकती जो प्रमोटर्स हैं उसकी इनकॉर्पोरेशन से पहले किए हैं जब कंपनी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। यानी इन शॉर्ट सिंपल वो क्या कहना चाहते हैं, जो प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कंपनी को बनाने के लिए, उनको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ना तो रेटिफाई कर सकती है ना उनको अडॉप्ट कर सकती है। अगर चाहे तो कंपनी क्या है वो एंटर कर सकती है एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में विद सेम टर्म्स और कंडीशन एज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इज इनकॉर्पोरेशन। जस्ट कंपनी के पास एक ही प्रोविजन अवेलेबल है, वो सेम टर्म्स और कंडीशंस पे एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है जो टर्म्स एंड कंडीशन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में थी। बट वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को ना तो रेटिफाई कर सकते हैं ना ही उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक थर्ड क्या है, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो पब्लिक कंपनियां वो अपने बिजनेस को कमेंस करेगी ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब कंपनी के पास रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सर्टिफिकेट आ जाएगा कमेंसमेंट का, तभी बिजनेस को कमेंस किया जाता है। अब जो उस सर्टिफिकेट में डेट मेंशन की होती है उसे हम डेट ऑफ बर्थ मानते हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मानते हैं पब्लिक कंपनी की। इवन इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट आती है जो कंपनी से 2013 है, वो ये कहता है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो डस नॉट नीड टू फाइल एनी प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट यूज प्रोस्पेक्टेड विद आरओसी। यानी प्राइवेट कंपनी को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोस्पेक्टस को या स्टेटमेंट लॉ ऑफ प्रोस्पेक्टस को फाइल करने की विद आरओसी के। अब जो ये प्राइवेट कंपनियां ये कमेंस कर सकते हैं अपने बिजनेस को इमीडिएटली जब उसे अपना सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन आरओसी से मिल गया। तो ये तो था कंपनी सेक्टर के कुछ स्टेटमेंट जिनमें से पेपर आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं अब हम देखो मैंने आपको 7 फॉर्म्स करवाए थे ITR 1 से लेके ITR 7 तक। अब उनमें से ITR 4 से अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसको अब थोड़ी और डिटेल में करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस फॉर फाइलिंग ITR 4 फॉर्म, अगर आपने ITR 4 को फॉर्म को फिल करना है, कुछ उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं। देखो अगर कोई पर्सन डायरेक्टर है किसी कंपनी ने, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 44 ED, सेक्शन 44 EDA और सेक्शन 44 AE। सो अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते इन सेक्शंस के तहत, यानी वो ITR 4 के फॉर्म को भी फिल नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसमें वो कहते हैं अगर पर्सन है जिसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ द प्रीवियस ईयर, सो ही ऑल्सो कैन नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 ED, 44 EDA एंड 44 AE। सो किसी बंदे के पास अगर प्रीवियस ईयर में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, वो भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम में को ऑप्ट नहीं कर सकता, जो मैंने आपको सेक्शन बताया। सो उसके पास भी ऑप्शन नहीं है ITR 4 के फॉर्म को फिल करने की। नेक्स्ट इसमें अगर आता है तो मान लो a person who has any asset including financial interest in any equity located outside India or signing authority in any account located outside India can file ITR form। इसमें वो क्या कहना चाहते हैं, अगर कोई बंदा है उसके पास कोई एसेट है जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या वो साइनिंग अथॉरिटी या कोई ऐसे अकाउंट में जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो वो ITR फॉर्म के फिल को फाइल कर सकता है। बट इसमें एक कंडीशन है, इफ ही और शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट। अगर तो उसे रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है फर्निश करने के अंडर सेक्शन 92E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तब वो ITR 4 को नहीं फिल कर सकता। अगर उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो देन वो ITR 4 के फॉर्म को फिल कर सकता है। लास्ट में इसमें से 2 और चीजें हैं वो स्टडी करते हैं। देखो जो फर्म है अदर देन LLP, अगर वो इंडिया की रेजिडेंट है, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकती सेक्शन 44 ED, EDA और AE के अंदर। बट सो अगेन वो आपकी ITR 4 को फॉर्म को फिल नहीं कर सकती। लास्ट इसमें जो आता है वो आता है कि देखो पर्सन जिसके कोई भी पर्सन है अगर उसके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, एक्सक्लूड क्या करेगा उसमें से, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और इनकम फ्रॉम हॉर्स, इन दोनों को छोड़ के अगर उसके पास इनकम हो गया फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो ITR 4 के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इसमें भी एक कंडीशन, अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं करती। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है उपासला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। देखो जो उपसला मॉडल ऑफ इंटरनेशनल, सॉरी मैं उपासला कह रहा था, इट इज उपसला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन
ये एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है हाउ फर्म्स ग्रेजुअली इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेन मार्केट, यानी अब जो इंडिया की फर्म्स हैं हो कैसे ग्रेजुअली अपनी इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करती है फॉरेन मार्केट में। अब जो जिस अजम्पशन पे ये बेस है वो ये है कि जो फर्म है वो लैक करती है नॉलेज को अबाउट फॉरेन मार्केट्स के, और उनको नीड है लर्न करने की थ्रू एक्सपीरियंस। अब जो ये मॉडल है ये सजेस्ट करता है कि जो फॉर्म्स है वो फॉलो करती है एक सीक्वेंशियल प्रोसेस को जो 4 स्टेप्स का है या 4 स्टेजेस हैं, जो कि इस तरीके से सबसे पहले आते हैं स्पोरेडिक एक्सपोर्ट्स, फिर आते हैं एक्सपोर्टिंग वाया इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, थर्ड आता है एस्टैब्लिशिंग अ फॉरेन सेल्स सब्सिडरी, एंड फोर्थ आता है फॉरेन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब इनको हम अच्छे से स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है स्पोरेडिक, जिसे हम एडहॉक एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं, कि फर्स्ट स्टेज है उपसला मॉडल की। यहाँ पे क्या होता है, फर्म्स क्या दे हैव नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज एंड ओनली सेल देयर प्रोडक्ट्स अब्रॉड ओकेजनली अपॉर्चुनिस्टिकली। यानी जब फर्स्ट स्टेज में जो आपकी फर्म्स होती हैं उपसला मॉडल में, उनकी कोई रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज नहीं होती, वो तो अपने प्रोडक्ट्स को ओकेजनली या अपॉर्चुनिस्टिकली सेल करती हैं। जो ये स्टेज है ये इन्वॉल्व नहीं करती कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को और इन्वेस्टमेंट को इन फॉरेन मार्केट्स। सेकंड जो इसमें स्टेज आती है वो आती है एक्सपोर्टिंग वाया इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो कि उपसला मॉडल की सेकंड स्टेज है। इसमें क्या है, फर्म एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज करती हैं प्रोडक्ट्स को अब्रॉड में रेगुलर बेसिस पे सेल करने के लिए। अब इसमें लो लेवल ऑफ कमिटमेंट और इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन मार्केट में, और ये लो डिग्री ऑफ मार्केट नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए इसको करने के लिए। जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है एस्टैब्लिशिंग का फॉरेन सेल्स सब्सिडरी, जो कि थर्ड स्टेज है उपसला मॉडल की। यहाँ पे फर्म्स क्या करते हैं, वो अपने सेल्स ऑफिस को या सब्सिडरीज को फॉरेन मार्केट्स में सेटअप करते हैं, जो हैंडल करके है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को। इसमें मॉडरेट लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट फॉरेन मार्केट्स में, और सब मार्केट नॉलेज और एक्सपीरियंस कुछ हद तक, यानी सम डिग्री ही ऑफ मार्केट नॉलेज चाहिए एंड एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें जो फोर्थ स्टेज आती है वो आती है फॉरेन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की, यानी जो फोर्थ स्टेज है उपसला मॉडल की, इसमें फर्म्स एस्टैब्लिश कर देती हैं अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज या जॉइंट वेंचर्स फॉरेन मार्केट्स में। इसमें अब हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट और इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉरेन मार्केट में, और हाई डिग्री ऑफ मार्केट नॉलेज और एक्सपीरियंस भी चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक आते हैं हमारे, हम कुछ पर्सनैलिटी डायमेंशंस को स्टडी करेंगे, जिनमें से पेपर में क्वेश्चन बहुत बार ही आया। देखो इसमें से सबसे पहले हमारे पास आती है एक्सट्रोवर्जन। देखो एक्सट्रोवर्जन एक ऐसा पर्सनैलिटी डायमेंशन है जो रिफ्लेक्ट करता है हाउ आउटगोइंग, सोशल, असर्टिव एंड टॉकटिव पर्सन इज। यानी कोई बंदा अगर कोई आउटगोइंग, सोशलेबल या असर्टिव या टॉकटिव पर्सन है, वो कैसा है, वो कैसे रिफ्लेक्ट ऑन करता है। देखो जो बंदे यानी जो पीपल स्कोर हाई करते हैं एक्सट्रोवर्जन में, उनके पास वो इंजॉय क्या करते हैं, वो इंजॉय करते हैं सोशल इंटरेक्शंस होगी, उन सिमुलेशन को सीख करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और जो बंदे स्कोर जिनके एक्सट्रोवर्जन पे जो स्कोर्स हैं वो लो है, वो रिजर्व्ड टाइप के होते हैं, वो क्वाइट होते हैं, वो शाई होते हैं, वो इंट्रोवर्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डायमेंशन आता है वो आता है, जो नेक्स्ट हमारा डायमेंशन है वो आता है कॉन्शियसनेस का। अब ये वो पर्सनैलिटी डायमेंशन है जो रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से जो सेल्फ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड और डिपेंडेबल, हार्डवर्किंग और परसिस्टेंट बंदे हैं वो कैसे हैं, हाउ। अब जो पीपल इस पर्सनैलिटी डिमेंशन पे हाई स्कोर करते हैं वो ज़्यादा केयरफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। अब जो इस पर्सनैलिटी डिमेंशन पे लो स्कोर करते हैं वो केयरलेस होंगे, इंपल्सिव होंगे, लीजी होंगे या डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे। नेक्स्ट जो हमारा पर्सनैलिटी डिमेंशन आता है वो आता है इमोशनल स्टेबिलिटी। अब ये रिफ्लेक्ट करता है हाउ काम, सिक्योर, हैप्पी एंड रिलैक्स्ड पर्सन है। यानी कोई भी बंदा कैसे काम हो सकता है, सिक्योर हो सकता है, हैप्पी हो सकता है और इतना रिलैक्स्ड हो सकता है। अब जो इस पर्सनैलिटी डिमेंशन पे हाई स्कोर करेंगे वो ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होंगे बंदे, वो रेसिलेंट होंगे, वो ऑप्टिमिस्टिक होंगे। अब जिनका स्कोर इस पर्सनैलिटी डिमेंशन पे लो होगा वो एंशियस होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, इनसिक्योर होंगे और मूडी होंगे। अब जो लास्ट हम पर्सनैलिटी डिमेंशन को स्टडी करने जा रहे हैं वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब ये डिमेंशन ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ क्रिएटिव, क्यूरियस, इंटेलेक्चुअल, इमेजिनेटिव और आर्टिस्टिकली सेंसिटिव अ पर्सन कैन बी। अब जो इस डायमेंशंस पे पर्सन हाई स्कोर करेंगे वो ओपन माइंडेड होंगे, एडवेंचरस होंगे, इनोवेटिव होंगे एंड अप्रिशिएटिव होंगे टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर। अब जो इस डायमेंशन पे लो स्कोर करेंगे वो कन्वेंशनल होंगे, कंजर्वेटिव होंगे, नैरो माइंडेड होंगे, रेसिस्टेंस टू चेंज होंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो है लाइफ इंश्योरेंस का एक्ट।
लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे बेसिकली हम इंश्योरेंस एक्ट को, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट को, मोटर व्हीकल एक्ट को और मराइन इंश्योरेंस एक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं, जिनमें से पेपर आता है। सबसे पहले हम अपना लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, सबसे पहले हम अपना इंश्योरेंस एक्ट करेंगे। देखो जो इंश्योरेंस एक्ट है ये वो एक्ट है जो प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क को फॉर रेगुलेटिंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। इसे 1938 में इनेक्ट किया गया था। इसकी बहुत बार अमेंडमेंट हुई है। जो इसकी इनेक्टमेंट डेट थी वो 1938 है। इसको आप याद रखना, इसमें से पेपर बहुत बारी आया है। देखो जो इंश्योरेंस एक्ट था वो 1938 में इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट। देखो जो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट है ये एक्ट है जो प्रोवाइड करता है नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, यानी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस किस तरीके से नेशनलाइज हुआ था इंडिया में, उसके रिगार्डिंग डिटेल्स इसमें है। और जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC वो इस एक्ट के तहत ही इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी इनेक्टमेंट 1956 में की गई थी और इसमें भी बहुत बार अमेंडमेंट्स हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटर व्हीकल एक्ट, जो हमें प्रोवाइड करता है रेगुलेशन हमारे मोटर व्हीकल्स के लिए और रोड ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया में। इसकी इनेक्टमेंट 1988 में हुई थी और इसकी भी बहुत बार अमेंडमेंट्स हुई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैराइन इंश्योरेंस एक्ट। देखो जो मैराइन इंश्योरेंस एक्ट था ये वो एक्ट है जो प्रोवाइड करता है रेगुलेशन मैराइन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की इंडिया में। इसकी इनेक्टमेंट ईयर 1963 में हुई थी। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें से पेपर आया ही आया। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करने जा रहे हैं। कुछ मैं आपको थ्योरीज बताऊंगा, उनके ईयर्स बताऊंगा और उनके राइटर्स यानी उनकी बुक्स के राइटर्स। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वॉचिंग माई सेशंस एंड हु फाउंड दिस सेशन वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, क्योंकि 100% श्योर टॉपिक्स को मैं कवर अप कर रहा हूं। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि हम अपनी फैमिली को ग्रो कर सके, अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका बेनिफिट ले सके, क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। देखो थ्योरी स्टार्ट करते हैं, जिनमें से सबसे पहले करते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में ये बुक आई थी जिसको एडम स्मिथ ने दिया था, जो वाइडली रिगार्ड करती है, जिसे हम वाइडली रिगार्ड करते हैं एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो एडम स्मिथ है वो फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। इसने एक 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक दी थी। इस बुक को सबसे जो ये बुक का इसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल क्या बात है, ये सबसे पहला और सबसे इन्फ्लुएंशियल वर्क किया गया था फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल से, डिवीजन ऑफ लेबर पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। नेक्स्ट हमारी जो आई थी बुक वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में। इस बुक को डेविड रिकार्डो ने दिया था, जो कि सबसे इन्फ्लुएंशियल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ये बुक को क्यों जाना जाता है, फॉर डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी डेविड रिकार्डो ने इस बुक के थ्रू थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को डेवलप किया था, जो एक्सप्लेन करती है कि क्यों कंट्रीज बेनिफिट होती हैं फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इवन इफ वन कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स। यानी सिंपल वो कहते हैं क्यों कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट हो रही है, चाहे एक कंट्री के बाद एब्सोल्यूट एडवांटेज है गुड्स को प्रोड्यूस करने का। थर्ड इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। 1798 में भी बुक आई थी जिसे थॉमस माल्थस ने दिया था, जो कि अर्लियर टाइम के एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है। अब ये बुक किसके लिए फेमस थी, फॉर प्रपोजिंग द माल्थसियन थ्योरी, जो आर्ग्यू करती थी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो टेंड टू आउटस्ट्रिप द ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई लीडिंग टू पॉवर्टी, फेमाइन एंड मिजरी। यानी जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई, जिससे क्या होगा, पॉवर्टी होगी, फेमाइन होगी और मिजरी होगी। लास्ट इसमें जो आती है वो आती है दास कैपिटल, जो 1867 में जो बुक दी थी वो कार्ल मार्क्स ने थी, यानी ये बुक बाय कार्ल मार्क्स, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर था और सोशल साइंटिस्ट था 19th सेंचुरी का। जो ये बुक थी ये एक फाउंडेशनल वर्क था मार्क्सिज्म का, जो क्रिटिसाइज करता था कैपिटलिस्टिक सिस्टम को एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एंड जो इसके जो एडवोकेट्स फॉर सोशलिस्टिक और कम्युनिस्टिक अल्टरनेटिव। आपको इसको डिटेल में जाने की जरूरत है, आप जितना मैंने यहाँ पे मेंशन इतना ही समझ लो, आपके इसी थ्रू पेपर्स को में क्वेश्चंस प्लॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो हम टॉपिक में मूव ऑन करते हैं वो कुछ टाइप के डैमेजेस हैं जिनमें से पेपर आता है। इनमें से सबसे पहले आते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब जो ऑर्डिनरी डैमेजेस है ये वो डैमेजेस है जो अराइज करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स के कारण, दैट आर इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनको हम जनरल डैमेजेस भी कह सकते हैं, कंपेंसेटरी डैमेजेस भी कह सकते हैं। अब इनका क्या है, दे आर इंटेंडेड टू पुट द एग्रीड पार्टी इन सेम पोजीशन एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन परफॉर्म। अब जो एग्रीड पार्टी है जिसे नुकसान हुआ है ये उसको सेम पोजीशन में प्लॉट करते हैं जैसे
जौन सी पोजीशन में वो तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती हैं वो आती हैं स्पेशल डैमेजेस। अब ये वो डैमेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इनडायरेक्ट लॉस को जिसको सफर किया गया है एग्रीड पार्टी के थ्रू ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस भी कह सकते हैं या स्पेसिफिक डैमेजेस भी कह सकते हैं। अब इनकी क्या इंटेंशन है? टू कंपेंसेट द एग्रीड पार्टी फॉर एडिशनल लॉस दैट वाज फॉरसिबल एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इनकी जो मेन इंटेंशन ये होती है, जिस पार्टी ने सफर किया यानी जो एग्रीड पार्टी है, वो जितने भी एडिशनल लॉस उनको पता चल गया कि ये हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उनके लिए उनको कंपेंसेट करना। नेक्स्ट जो हमारे पास आती हैं वो आती है एग्जाम्पलरी डैमेज। ये वो डैमेजेस है जिनका जो अमाउंट है वो क्वाइट हैवी होता है और इनका जो अवार्ड यानी इनको रेजोल्यूशन के तौर पे इनको पनिशमेंट ही इनका अवार्ड है। इनको हम पनिटिव डैमेजेस और विंडिक्टिव डैमेजेस के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये इनकी इंटेंशन क्या है? टू डेटर टू ब्रीचिंग पार्टी एंड अदर्स फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर ब्रीच। इन डैमेजेस पे पनिशमेंट इसी कारण दी जाती है क्योंकि फ्यूचर में कोई ऐसी डैमेजेस को दोबारा से अराइज ऑन ना कर सके। लास्ट जो हमारे पास आती है वो आती है नॉमिनल डैमेजेस। ये वो डैमेजेस है दैट आर नेवर ग्रांटेड बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर द लॉस। ये वो डैमेजेस है जिनके लिए कभी भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। इनको हम टोकन डैमेजेस के नाम से और सिंबॉलिक डैमेजेस के नाम से भी जानते हैं। इनकी इंटेंशन ये होती है कि रिकॉग्नाइज किया जा सके जो एग्रीड पार्टी है उसने अगर लीगल रॉन्ग को सफर किया है और बट हैज नॉट इनकर्ड एनी, उन्होंने सिर्फ जस्ट एक लीगल लॉस को सफर किया, उनको रिकॉग्निशन देनी, बट उन्होंने एक्चुअल लॉस कोई भी एक्चुअल लॉस और डैमेज बिल्कुल भी फेस नहीं की है। सो यहाँ पे ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम कुछ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कुछ सेक्शंस स्टडी करने जा रहे हैं जो प्रोवाइड करते हैं डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। इसमें से सबसे पहले आता है सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AA जो प्रोवाइड करता है 150% पे डिडक्शन। यानी अब इसका जो परसेंटेज है फ्रॉम असेसमेंट के 2021 to 22 100% कर दी गया for any sum paid to a national laboratory or a university or an Indian Institute of Technology or a specified person with a specific direction that said sum shall be used for scientific research। अगर हम कोई अमाउंट प्रोवाइड करते हैं उसका 100% हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बाकायदा शर्त कंडीशन क्या है? हमने जो अमाउंट प्रोवाइड किया वो या तो नेशनल लेबोरेटरी को किया हो या कोई यूनिवर्सिटी को किया हो या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या कोई भी स्पेसिफिक बंदे को किया हो जिसको हमने स्पेसिफिक डायरेक्शन किया कि वो ये पैसे को स्पेसिफिक रिसर्च के लिए ही यूज करेगा। नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन IIA जो कि पहले 125% के बट फ्रॉम 2021 to 22 असेसमेंट है 100% के डिडक्शन प्रोवाइड करता है। जॉन जितना भी सम हमने पे किया फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर हमने वो सम कोई कंपनी को दिया जो पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड है और जिसका मेन ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट को कंडक्ट करना फॉर सच पर्पसेस अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 जो हमें डिडक्शन प्रोवाइड करता है एनी सम पेड टू, अगर हमने कोई सम एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को पे किया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च और टू बी यूज्ड बाय रिसर्च इन सोशल साइंसेज और स्टैटिकल रिसर्च। यानी अगर हमने कोई अमाउंट पे किया है जिसका मेन यूज किया जाएगा सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने में, तब हम उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 जो कि हमें डिडक्शन प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द सम, अगर हमने कोई पे किया है एक किसी रिसर्च एसोसिएशन को जिसका मेन ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक रिसर्च को अंडरटेक करना, या हमने वो अमाउंट जो पे किया यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को या कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसका मेन है उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करना। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे आज के सेशन के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे। हम कुछ एग्रीमेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट या इकोनॉमिक यूनियन। सो अगेन इसको स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ताकि हम अपनी फैमिली को ग्रो कर सके। एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग for all aspirants of UGC NET Commerce Paper 2 examination that is going to be conducted by NTA in June 2023 and further in December 2023। सबसे पहले अब हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। देखो ये सबसे लोएस्ट लेवल पे होते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। इसका मतलब क्या है? जो इसकी मेंबर कंट्रीज है वो एग्री कर जाती हैं रिड्यूस करने में और एलिमिनेट करने के टैरिफ्स और कोटास को सेलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज में जो उनके आपस में ट्रेड किए जाएंगे। इवन दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन एंड डू नॉट कवर ऑल ट्रेड। अब इनमें
किसी तरीके की हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज या इंस्टीट्यूशंस की नहीं है। कोई भी ट्रेड को, ये सभी तरीके के ट्रेड को कवर अप नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है फ्री ट्रेड एरिया। देखो जो फ्री ट्रेड एरिया, ये एक नेक्स्ट लेवल की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। इसमें जो मेंबर कंट्री होती है वो एग्री कर लेती हैं ऑल टैरिफ्स और कोटा को एलिमिनेट करने के लिए ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्फ, बट ये रिटेन क्या करते हैं, दे रिटेन देयर ओन ट्रेड पॉलिसी विद नॉन मेंबर कंट्रीज। यानी ये अपनी खुद की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं विद नॉन मेंबर कंट्री। इवन ये जो ये है, ये ऑल्सो डू नॉट इन्वॉल्व एनी हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है कस्टम यूनियन। देखो जो कस्टम यूनियन है, ये एक हायर लेवल है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। इसमें क्या होता है, जो मेंबर कंट्रियां वो एग्री कर जाती हैं एलिमिनेट करने के लिए टैरिफ्स और कोटा जो ट्रेड पर है, जो उनके अपने आपस में अमंग देम्स है, उनको एलिमिनेट करना, और ये अडॉप्ट करते हैं कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी दूसरे नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए। इसमें कुछ हद तक सम हार्मोनाइजेशन होती है पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन की। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन मार्केट, जो हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे एज कंपेयर टू कस्टम यूनियन। इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एग्री करेंगे अगेन एलिमिनेट करने के लिए टैरिफ्स और कोटा जो ट्रेड पे है अमंग देमसेल्फ, और ये अडॉप्ट करेंगे एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी को विद नॉन मेंबर कंट्रीज। इवन ये अलाउ करेंगे फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि आपकी लेबर और कैपिटल होगी अमंग देमसेल्फ। इनमें हाई डिग्री ऑफ हार्मोनाइजेशन होगी पॉलिसी और इंस्टीट्यूशंस की। लास्ट जो इसमें आता है वो आती है इकोनॉमिक यूनियन, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। जितने भी हमने स्टडी किए हैं, इसमें जो मेंबर कंट्रीज है वो एग्री कर जाते हैं एलिमिनेट करने के लिए टैरिफ्स और कोटा को जो ट्रेड पे प्लॉट किए गए अमंग देमसेल्फ। ये एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ को अडॉप्ट करते हैं, ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं विद नॉन मेंबर कंट्री। इवन ये फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने अमंग देमसेल्फ अलाउ करते हैं। अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ये कोऑर्डिनेट करते हैं, सच के इसमें मॉनेटरी होगी, फिस्कल होगी, सोशल होगी, इंडस्ट्रियल होगी, अंडर अ सुपर नेशनल अथॉरिटी। इवन ये इन्वॉल्व करते हैं कॉमन करेंसी को और मॉनेटरी यूनियन को। अब आज के सेशन का हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम अपने सेशन को वाइंड अप कर देंगे। हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा। देखो सबसे पहले जो सीक्वेंस में आते हैं वो आता है डाटा कलेक्शन का, फिर एडिटिंग होगी, फिर कोडिंग होगी, क्लासिफिकेशन हो गया, टेबुलेशन हो गया, और लास्ट में यूजिंग परसेंटेजेस। सबसे पहले जो डाटा कलेक्शन है ये होता है, इसका मतलब क्या, गैदर करना है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को थ्रू वेरियस मेथड, जैसे सर्वेस, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप डाटा को कलेक्ट करते हो। उसके बाद डाटा को एडिट किया जाता है, जिसका मीन है ये बेसिकली एक प्रोसेस है डाटा को चेक करने का। जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको आप चेक करते हैं, उसमें कोई एरर, इनकंसिस्टेंसी और कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। अगर है तो उसको किस तरीके में, किस पॉसिबल वे में हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कोडिंग। कोडिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है असाइन करने का न्यूमेरिक और सिंबॉलिक वैल्यूज। अब ये इसको असाइन किसको की जाएगी, ये उस डाटा को असाइन किया जाएगी जिसको आपने कलेक्ट किया, तो आज जो आप उसको इजीली क्लासीफाई कर सको, सॉर्ट कर सको और एनालाइज कर सको। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। देखो जो क्लासिफिकेशन ये एक प्रोसेस है डाटा को ग्रुप करने का इनटू कैटेगरीज और क्लासेस बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट। आप कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को उठा लेते हो, उसके बेसिस पे ग्राफ जो सेम तरीके की जिन डाटा में कैरेक्टरिस्टिक है उनको इकट्ठा ग्रुप ऑन कर देते हो। लास्ट में सेकंड लास्ट हमारे पास आता है टेबुलेशन। देखो जो टेबुलेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें डाटा को अरेंज किया जाता है सिस्टमेटिक और लॉजिकल ऑर्डर में। जैसे कि हम टेबल्स बना लिए, चार्ट्स बना लिए, ग्राफ्स बना लिए, सो हम क्या करें, डाटा को इजीली समराइज कर सके और इंटरप्रेट कर सके। लास्ट में हमारे पास आता है परसेंटेज को यूज़ करना। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा को है उसको हम एज अ प्रोपोर्शन और रेशियोज में एक्सप्रेस करते हैं। सारे डाटा को हम प्रोपोर्शन और रेशियोज में एक्सप्रेस करते हैं, जिसके कारण हम उनको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। सो होप सो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने 100% श्योर टॉपिक्स को कवर अप किया है। So before winding up this session, I'm again requesting you, all of my friends who are watching my session, do like, subscribe and share my channel. So हम अपनी फैमिली को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सो इवन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू क्लास एंड अ सेशन। सो गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।